नरेंद्र वाधवा साहब हैं हमारे साथ में, प्रेसिडेंट हैं आप कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया से। आपका स्वागत है वाधवा साहब। और धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ में अजितेश मलिक हैं, आप रेलिगेयर से हैं, सीनियर कम्युनिटी एनालिस्ट हैं। आपका स्वागत है अजितेश जी। थैंक यू। मेरा पहला सवाल, चूंकि बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं आप दोनों ही शख्स बाजारों को, वाधवा साहब मेरा पहला सवाल आपसे, क्योंकि कोविड-19 का ये जो बवंडर आया, इसने ना सिर्फ इकोनॉमी को धराशायी किया बल्कि पूरे बिजनेस के फंडामेंटल रूल्स तक बदल दिए। जो फंडामेंटल रूल्स हम ये समझते थे और पढ़ते आए, और शायद ही इतिहास के किसी पन्ने के अंदर ये होगा पता नहीं, कि शून्य से नीचे भी कभी किसी चीज की वैल्यू हो सकती है। ये पहली बार देखने को मिला कि शून्य से नीचे भी किसी की वैल्यू हो सकती है, और कोई भी ट्रेडर अपने लॉस को शून्य तक सीमित नहीं समझे। वो पता नहीं पाताल लोक के कितने गहराई के तक है। क्या आपको लगता है कोविड-19 ने इस पूरे जो इकोसिस्टम था बिजनेस का, फंडामेंटल जो रूल था, उसको पूरी तरीके से बदल करके रख दिया है? धन्यवाद मनचंदा जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अनप्रेसिडेंटेड टाइम है। हम वो चीजें देख रहे हैं जो हमने अपने लाइफ टाइम में कभी नहीं देखी। उसी का एक उदाहरण आपने दिया, वो हमने देखा -$37 के अंदर सेटल हुआ। ये सारी चीजें हैं जो कि वायदा बाजार में लोगों को, ट्रेडर्स को, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको दूर करती हैं, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम है। ये पर्टिकुलर एपिसोड जो ऑयल की जो आपने बोली है, इसका बहुत असर है हमारी कमोडिटीज मार्केट में। और अभी भी मैं अभी 3 दिन पहले देख रहा था, जो यूएस का रेगुलेटर है उन्होंने वार्न करा है कि ये दोबारा कहीं नेगेटिव ना चला जाए। इट वाज ए ब्लैक स्वाइन इवेंट, जो कहते हैं ब्लैक स्वाइन इवेंट, जो कि कभी नहीं देखा हुआ वो चीजें दिखती हैं। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। हम इसकी तह में जाएं तो ये क्या वजह थी इसकी। ये हम WTI या रेफरेंस रेट लेते हैं, जो कि एक यूएस का एक रेफरेंस रेट है वहां का। वहां पर जो कैरिंग कॉस्ट है, वहां पर अभी मैं पीछे किसी वेबिनार में था तो वहां पर यही क्वेश्चन किसी ने करा, तो एक मार्केट एक्सपर्ट और थे तो कहते सिर पे बंदर था, उन्होंने कहा इस बंदर को उठाओ, उसको हटाओ, उसके लिए जितने मर्जी पैसे लो। तो वो जो डिलीवरी आ गई, जो डिलीवरी हैंडल नहीं हो रही थी, क्योंकि डिलीवरी की कैपेसिटीज वहां पर पूरी हो गई थी, तो ये नेगेटिव में देखने को मिला। बट अगेन, मैं जैसे आपने कहा, इसका एक बहुत बड़ा असर है। लोगों ने बहुत लॉसेस खाए हैं इस कमोडिटीज मार्केट में। पीछे पिछले साल हमने देखा था कैस्टर में हुआ था, वो तो इंटरनल फैक्टर था, बट जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हम देख रहे हैं, डिमांड कहीं डिस्ट्रक्ट हो रही है, डिमांड नहीं आ रही कमोडिटीज की, डिमांड डिस्ट्रक्शन है पूरे वर्ल्ड के अंदर। बट अगेन, जैसे मैंने आपसे अभी इंटरव्यू होने से पहले देखा कि एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था, यूएस के अंदर मई की जो कंज्यूमर कार, पैसेंजर कार की डिमांड जो है मई के अंदर पिछले 3 साल में सबसे हाईएस्ट है। तो ये भी कहीं दर्शाती है कि जब हम खुलेंगे तो ये डिमांड वापसी आएगी, और हमारी बेसिक कमोडिटीज, बेसिक बेस मेटल और ये जो है, इनको हम वापसी देखेंगे सैनिटी जब आएगी मार्केट में। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अभी आपने सेल का जो उदाहरण दिया है अमेरिका का, कि पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा मई मंथ के अंदर में जो कार की सेल हुई है वो इस बार देखने को मिली है पिछले 3 साल में, जबकि हम इस समय पर कोविड-19 के एरा के अंदर में हैं। क्या ये माना जाए कि इकोनॉमी जैसे जैसे खुलती चली जा रही है, अब घबराने की जरूरत नहीं होगी? जो एक्सचेंजेस के ऊपर वॉल्यूम्स डाउन गए हैं, जो ट्रेडर्स की पार्टिसिपेशन कमजोर हुई है, और जो कॉन्फिडेंस लूज हुआ है, वो एक बार फिर से लौटेगा, और बाजार जैसे 2 महीने पहले देखने को मिल रहे थे फरवरी और मार्च एंड के अंदर में, वैसे ही बाजार एक बार फिर से रफ्तार पकड़ेंगे और कमोडिटी मार्केट एक बार फिर से बूम करेगी? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जैसे ही हम थोड़ा सा नॉर्मल होंगे, इकोनॉमी खुलेगी, डिमांड क्रिएट होंगी, तो ये नॉर्मल सी आएगी। बट अगेन, जैसे
सारे कहते हैं कि अगर किसी एपिसोड से, किसी इवेंट से हमने नहीं समझा तो फिर हमारा कोई फायदा नहीं ह्यूमन उसका। तो हमने बिल्कुल। ये देखा है कि कई इसके अंदर फ्लॉज मिले हमारे को कमोडिटीज मार्केट में, हाँ स्ट्रक्चर के अंदर, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर उनको कहीं हाँ ठीक करने की जरूरत है। आपने जैसे नेगेटिव, यहाँ पर कैश सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ डिलीवरी नहीं है। अगर वहां पर भी हम नेगेटिव रेफरेंस रेट लेते रहेंगे आने वाले टाइम में, उसको हाँ क्लैरिटी ना देकर हम सिर्फ कह रहे हैं कि हम कैपेबिलिटी बना ले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की, हम अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में बना लें कि वो नेगेटिव ट्रेड हो जाए, तो कहीं हमारे को सोचने की जरूरत है। तो ऐसी कई हाँ चीजें हैं जो स्ट्रक्चरली हमारे को सोचनी पड़ेंगी, रेगुलेटर को, एक्सचेंजेस को, कि हम इसको ठीक करें इस इकोसिस्टम को, जिससे कि हमारी ये कमोडिटीज मार्केट जो है बढ़े आगे। बड़े यहाँ पे अजितेश जी भी हैं। अजितेश, जैसा जी। कि क्योंकि आपको भी पता है कि वॉल्यूम्स जो है एक्सचेंजेस के ऊपर ना मात्र के रह गए, और जो पूरा ओवरऑल बिजनेस है वो करीब करीब 10 से 15% के अंदर सिमट करके रह गया है। अब अगर इसको देखा जाए, जहां पर फिजिकल मंडीज बंद थी, फिजिकल मंडी में कहीं कोई कारोबार नहीं हो रहा था, ऐसे के अंदर में एग्री कमोडिटी एक्सचेंज काम कर रही थी। अब उसको किस प्रोस्पेक्ट के साथ में लिया जाए, और जिस तरीके से फंडामेंटल बिजनेस के चेंज हो गए हैं और जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम चेंज हुआ है, उसको किस नजर से देखते हैं। और राइटली सेड वाधवा जी कि इस पूरे घटनाक्रम से सीखने को क्या मिलता है, और आप क्या कहते हैं कि ये जो पिछले 2 महीने थे, ये अब आने वाले समय के अंदर कमोडिटी बाजार के अंदर क्या बदलाव लेकर के आएंगे, और उससे क्या चीज सीखने की जरूरत है? देखिए, जहां तक कमोडिटी का बिजनेस है, कोविड बहुत जल्द जाने वाला तो नहीं है। इसका एक जी। इम्पैक्ट तो रहेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में जिस तरह से हमारी सरकार जो स्टेप्स लिया है रिसेंटली, हाँ, उससे एग्री बिजनेस बहुत 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 ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। एक बात आप समझ लीजिए, पूरे कोविड में हर एक चीज में डाउन ट्रेंड आ सकता है, इकोनॉमी खराब हो सकती है, सब कुछ, कार सेल्स और ये सारा सब कुछ, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सब बंद हो सकता है। लेकिन एग्रीकल्चर एक ऐसा काउंटर है, एक ऐसी कमोडिटी है जो कभी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि लोगों को खाने के लिए सामान चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पिछले 2-3 महीने में जहां तक प्राइसेस डाउन आए हैं, क्योंकि मंडियां बंद थी, लेकिन मंडी हर समय तक बंद नहीं रह सकती। धीरे धीरे सरकार खोल रही है। और अभी जो है, एक रिसेंट स्टडी भी बताया था कि जो जीडीपी में जो इसका एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ है, दैट विल सपोर्ट द जीडीपी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। करीब 3% इसमें इजाफा कर सकती है। तो एग्रीकल्चर का बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ने वाला है अगले कुछ महीनों में। वॉल्यूम अभी कम है, बिजनेस कम है, लेकिन इससे कम बिजनेस हो नहीं सकता। अब गवर्नमेंट को धीरे धीरे मंडियां खोलनी पड़ेगी। जैसे मंडियां खुलेगी, पिछले जो 3-4 महीनों का जो एक्सपोर्ट डिमांड था, वो पूरा एक साथ आने वाला है। क्योंकि बाकी सारे कंट्रीज, इंडिया इज द मेजर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, एक्सपोर्टर ऑफ मोस्ट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। इंडिया के अलावा दूसरा कोई नेशन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, एंड एवरीवन विल डिपेंड ऑन इंडिया फॉर देयर इंपोर्ट्स। और जब ये मार्केट खुलेंगे तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा तो यहाँ का वॉल्यूम बढ़ेगा, मार्केट चलना शुरू होगा। एक बुलिश ट्रेंड अगर आ जाए, क्योंकि जैसे अभी रिसेंटली आया भी था कि करीब 5 दिन मेरे ख्याल से मानसून भी डिले होने वाला है, दैट इज एन एडिशनल सपोर्टिंग फैक्टर। फिर गवर्नमेंट ने जो करीब 1 लाख करोड़ का जो एक पैकेज दिया है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, ये फार्मर्स के लिए है, ये आप जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, ये स्टोरेज फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए है। और एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो बदलाव किया गया है कि अब इसमें हम लोग वो स्टॉक लिमिट नहीं लगाएंगे। सारे फैक्टर्स पॉइंट आउट करते हैं कि फार्मर्स को फायदा हो, और फार्मर्स को तभी फायदा होगा जबकि कमोडिटी के भाव बढ़ेंगे। ओवरऑल मार्केट ट्रेंड भी बुलिश रहने की संभावना है। मैं लॉन्ग टर्म की बात बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में तो अभी ठीक है, मार्केट दोनों तरफ चल रहा है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मार्केट में काफी तेजी आने वाली है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा कमोडिटी है जो अभी हो सकता है डाउन रहे, लेकिन ये हर बार के लिए डाउन नहीं रह सकता है। दिस इज एन एसेंशियल आइटम फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। और इसमें मैं फाइनली एक चीज और बताना चाहूंगा कि लास्ट 3 महीने में जो हमने एक डाउन ट्रेंड देखा है, मैक्सिमम कमोडिटीज में करेक्शन आया है, चाहे वो स्पाइसेस हो, ऑयल कॉम्प्लेक्स ठीक है थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन चना हो, गुआर हो, ये कोई फंडामेंटल फैक्टर नहीं है। इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट बिकॉज द मोस्ट ऑफ द मंडीज वर क्लोज्ड, डिमांड वाज नॉट देयर।
प्राइसेस आर एट वेरी लो लेवल्स, काफी लो लेवल पे। ये लो लेवल सस्टेनेबल नहीं रहेगा। जहां तक मीडियम लॉन्ग टर्म का सवाल है, मैं बुलिश मार्केट मान के चल रहा हूं। हालांकि इस बार भी फूड ग्रेन का प्रोडक्शन ज्यादा आया है, लेकिन उसका कोई उतना इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। एक्सपोर्ट जैसे जैसे बढ़ेगा, मेरे ख्याल से मार्केट में तेजी आएगी, और तेजी आने के साथ साथ, क्योंकि लोग ज्यादातर बुलिश मोड में रहते हैं, तो उसमें अपना वॉल्यूम बढ़ने की उम्मीद रहेगी। अजितेश, क्या ये माने कि एग्री कमोडिटीज के अंदर कभी शून्य का भाव देखने को मिलेगा और शून्य के नीचे का भाव देखने को भी मिल सकता है क्या? देखिए, मेरे ख्याल से अगर हम लोग फंडामेंटल्स पे प्योरली जाते हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल तो क्रूड के ऊपर भी सेम ही था, क्योंकि हर बिजनेस का फंडामेंटल एक है, कम से कम एटलीस्ट स्क्रैप की वैल्यू तो मिलेगी, इसलिए उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। वाधवा साहब, हाँ जी 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 अजितेश, पूरी देखिए, मैं मेटल्स या क्रूड ऑयल का मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, लेकिन जितना मुझे आइडिया है कि वहां पे सप्लाई इतना ज्यादा हो गया था, कि मेरे ख्याल से शायद उस वजह से मार्केट नेगेटिव हो गया था। लेकिन हमारे एग्री मार्केट में प्रोडक्शन ऐसा नहीं कि अचानक 50-60% बढ़ेगा, 7-8%, 5% बढ़ता है, लेकिन डिमांड हर वक्त इसमें बढ़ता रहेगा। ठीक है, भाव कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, बहुत वो हो सकता है, लोअर सर्किट अपर सर्किट लगता है, लेकिन डिमांड इसका हर समय बरकरार रहेगा। शायद हम उन कमोडिटीज की एग्री की बात कर रहे हैं जो टर्मिनल्स पे ट्रेड होती हैं। इसके दूसरी तरफ एग्रीकल्चर के अंदर में ही बहुत सारी, जितेश, हमने अभी हाल फिलहाल के अंदर भी एग्जांपल्स देखे, तो शायद वो फॉर्मूला वहां पर सेट होता है जब हम देखते हैं। वाधवा जी, ये क्वेश्चन मेरा आपसे भी है, क्योंकि आप एक बड़े यूं कहें कि एसोसिएशन को लीड भी कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर के अंदर खास तौर के ऊपर जो ये क्वेश्चन है ये मैं उठा रहा हूं। ऐसा शायद इस डिस्कशन के दौरान पे ये निकल करके मेरे को लग रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है कि पहले कभी नहीं हुआ होगा, या किसी ने इसको ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि कमोडिटी की वैल्यू जीरो और जीरो से माइनस भी जा सकती है। क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि जो टोमेटो फार्मर्स हैं, जो ऑनियन फार्मर्स हैं, उनकी जब हैवी क्रॉप आ जाती है और उनको उनके प्रोड्यूस का सही दाम नहीं मिलता है, तो वो उसको इसी तरीके से रोड पर फेंक करके चले जाते हैं, जैसे कि हमने कच्चे तेल के केस के बीच में देखा। तो शायद हमने कभी पहले इस चीज के साथ कोरिलेट करके नहीं देखा था, और क्योंकि ये प्रैक्टिकली हो गया अब, तो इसलिए ये अब बुक्स के अंदर भी आ गया और हमारे रिकॉर्ड्स में भी मेंटेन हो गया कि कमोडिटी की वैल्यू जो है वो जीरो और जीरो के नीचे भी हो सकती है, बट किस कंडीशन के अंदर हो सकती है ये शायद टोमेटो वाली जो थ्योरी है उस पर भी इंप्लीमेंट करती है, और कच्चे तेल वाली, ये दोनों आपस में सिमिलैरिटीज हैं। क्या आपको लगता है वाधवा साहब कि जिस तरीके से वाकई में ये दिखता है कि बहुत तेजी के साथ चीजें बदलेंगी, बहुत तेजी के साथ इकोनॉमिक रिवाइवल आ जाएगा, और जो जीडीपी के आंकड़े जीरो और जीरो से नीचे इस समय पर दिखाई दे रहे हैं उसमें एकदम से ग्रोथ आ जाएगी, और एग्री प्रोड्यूस खास तौर के ऊपर इस समय पर सबकी निगाहें हैं। मैं इसलिए बार बार एग्री को इसलिए फोकस कर रहा हूं वाधवा साहब, क्योंकि बहुत बड़ा फोकस जो है एग्री के ऊपर इस समय पर दिया जा रहा है। मेरी कईयों से बातचीत हो रही थी, उनका ये मानना है कि ये जो बाकी के 20 के जो बचे हुए 8 महीने हैं, इस दौरान हो सकता है कि 20 से 25% का जंप जो है एग्री प्रोड्यूस के अंदर देखने को मिल जाए। आपको क्या लगता है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बट हमको एक चीज समझनी है कि जो हमारी डिमांड के अंदर डिस्ट्रक्शन हुई है एग्री के अंदर, सपोज मैंने 2 महीने कम खाया तो अगले 8 महीने में ज्यादा खाना शुरू कर दूंगा, ये नहीं होगा। बिल्कुल। इस चीज को जो आप नेगेटिव कह रहे हैं, जो उसको कोरिलेट कर रहे हैं टोमेटो से, डेफिनेटली हमारे को ये इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि ये जब भी सप्लाई साइड, देखिए इंडिया में फार्मर का पोस्ट हार्वेस्ट एक सबसे बड़ा डिस्ट्रेस है। इसको गवर्नमेंट समझ रही है, हम भी कंटिन्यूअसली टच में हैं। अभी जो पैकेज दिया है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को वो अमेंड करने की सोच रही है और अमेंड कर रहे हैं, एपीएमसी एक्ट, तो हम कौन से वर्ड में है? जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है इसको तो फ्री रखना ही पड़ेगा हमारे को। बिल्कुल। एक और चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन ने हमारे को समझाया है, सिखाया है सबको, चाहे मैं
पढ़ा लिखा व्यापारी हूँ या मैं उससे कम पढ़ा लिखा व्यापारी हूँ कि हम इलेक्ट्रॉनिकली घर में बैठ के काम कैसे कर सकते हैं। तो ये वो स्टेज आ गई है जब ये इनाम जो हमारा एक प्लेटफॉर्म बना था इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का, ये कहीं डेवलप किया जाए, प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वहां की इनाम के थ्रू बेची जाए, जिससे कि फ्री गुड्स की मूवमेंट हो और उसको पूरा उनका रेट मिले। जैसा अभी अजितेश ने भी बोला कि ये डिमांड खत्म होने वाली नहीं है। अभी तो हम सिर्फ एक टाइम और 1.5 टाइम का खाना खाते हैं, जब 3 टाइम का यहाँ पर इंडिया में लोग खाना शुरू करेंगे तो आप समझिए कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की हमारी कितनी डिमांड है, कंटिन्यूस डिमांड है। इसको तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे इसके अंदर आने वाले टाइम में जैसे जैसे ग्रोथ होगी। हमारे को क्या जरूरत है, क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट यहाँ पर डिस्ट्रेस है, हमारे को फूड प्रोसेसिंग के ऊपर जोर लगाने की जरूरत है, जो कि अभी जो पैकेज आया है उसके अंदर काफी एम्फेसिस है कि फूड प्रोसेसिंग को सेंटर्स को कहाँ जहाँ पर ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आती है वहां पर बनाया जाए, वेयर हाउसिंग करी जाए उसके अंदर। तो आई सी ए ग्रेट फ्यूचर फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज इन इंडिया। हमेशा डिमांड है यहाँ पर। पोस्ट कोविड डेफिनेटली जैसे लोग सेंटिटी आएगी मार्केट के अंदर, वॉल्यूम्स डेफिनेटली बढ़ेंगे। हाँ, मैं दोबारा एक बोलना चाहूंगा कि जो फ्यूचर मार्केट में पीछे 1 साल में हुआ है कैस्टर में या फ्यूचर ट्रेडेड कमोडिटीज में है, इसको हमारे को ठीक करने की जरूरत है। एक्सचेंज एंड पे, रेगुलेटर एंड पे, हमारे मेंबर एंड पे एसओपीज बनाने की जरूरत है, जिसमें सबको ट्रांसपेरेंसी हो, सबको पता हो कि ऐसी सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो अजितेश, क्या आपको लगता है कि ये शायद वो टाइम था जहां पर एक्सचेंजेस अपने आप को और ज्यादा प्रूव कर सकती थी कि जब फार्मर्स के प्रोड्यूस जो हैं वो बाजार के अंदर बिकने के लिए नहीं आ पा रहे थे, तो एक्सचेंजेस अपने प्लेटफॉर्म्स को उस तरीके से अग्रेसिवली खोलती और नए वेन्यूज को वहां पर इंट्रोड्यूस करती ताकि वो फिजिकल मार्केट का जो कैपिटल शेयर है, जो फिजिकल मंडीज का जो रोल हुआ करता था, उसको कहीं ना कहीं ये एक टाइम था, बहुत बढ़िया टाइम था, जहां पर कॉन्फिडेंस बिल्ड करके ये एक्सचेंजेस आगे बढ़ करके उस मंडी के जो एटमॉस्फेयर को कैप्चर कर जाती, उसके मार्केट शेयर को खा जाती और बाईपास करती और एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देती देश को भी, सरकार को भी, जिससे फार्मर्स को डायरेक्टली एक एक्सेस मिलता इन एक्सचेंजेस के थ्रू और वो अब एक रियलिस्टिक प्राइस उसको मिल जाता। उसके अंदर जो दिखते हैं फार्मर्स को आती है वो नहीं आती, और ई नाम जैसा एक प्लेटफॉर्म ये एक्सचेंजेस भी बन जाती है। देखिए, इसमें भी अपॉर्चुनिटी लूज कर गई। नहीं, मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली अगर आप देखते हैं जो 1 लाख करोड़ वाला जो पैकेज है, उसमें गवर्नमेंट ने यही फोकस किया है कि इसको इलेक्ट्रॉनिकली जो है अभी दैट द फार्मर शुड नॉट डिपेंड ओनली ऑन द मंडीज, वो इंडिया में कहीं पे भी अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकती है, किसी पे भी कुछ, और इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट पे भी जो है काफी हद तक मेरे ख्याल से इन लोगों ने क्लैरिटी वो किया है कि ठीक है। नहीं, मेरा सवाल ये है, जैसे एनसीडीएक्स है, एमसीएक्स है या अदर जो भी एक्सचेंजेस ने अपना एग्री के अंदर में कदम रखा है, तो उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी कि यहाँ पर फिजिकल ट्रेडिंग की तरफ और ज्यादा अग्रेसिव होकर के आगे बढ़ते और फार्मर्स की क्रॉप को हाथों हाथ लेते और उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते। हाँ, उसके लिए वेयर हाउसिंग का भी जो स्टोरेज है वो भी हम लोग को देखना है कि कितना वेयर हाउसिंग स्टोरेज। हम लोग देखते हैं कि आप जैसे बोल रहे हो ना, टमाटर वाला आपने जैसे लिया है, हाँ, वो क्या है, देखिए फार्मर्स को बहुत कम रेट मिलते हैं, वो तो खराब कर देते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि इसकी डिमांड नहीं है। जहाँ डिफरेंस ये है कि जहाँ पे डिमांड है, जो गरीब लोगों के लिए लेट्स से डिमांड है, जिनको खाने को नहीं मिल रहा है, वहां तक हम लोग पहुंचा नहीं पा रहे। तो उसके लिए क्या चाहिए? स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव चाहिए कि जहाँ पे सप्लाई एक्सेस है और जहाँ पे डिमांड एक्सेस है, डिमांड है अभी भी, इसलिए नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि जो गरीब लोग हैं हम उनको मुफ्त में भी दे सकते हैं जो भी है, लेकिन हम लोग के पास जो है ना स्टोरेज कैपेसिटी भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक्सचेंज को भी वो देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से वो सरकार के साथ भी वो बात करेंगे कि इसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाया जाए, जिससे कि हम लोग हर साल जो करोड़ों का जो हम लोग का जो वेस्टेज होता है, स्पेशली जो पेरिशेबल आइटम्स में जो वेस्टेज होता है, वो वेस्टेज नहीं हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो पैकेज लाया, अभी तो पैकेज ही लाया है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमें उन लोगों को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन अगर प्रॉपरली होता है और फार्मर्स अगर
इंडिया के किसी भी कोने में अपने प्रोड्यूस बेच सकते हैं, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स, दे विल नॉट हैव टू डिपेंड ऑन द मिडिलमैन, जो कि अभी हमने जो सुना है काफी हद तक कम हो गया है। और उसमें मेरे ख्याल से एक्सचेंज का भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रोल एनसीडीएस का स्पेशली रहना चाहिए कि हम अपना स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाएं, और जो भी है जितना भी है फार्मर्स के साथ बात करके, सरकार के साथ बात करके हम लोग अपना स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाएं और उनका काम आसान करें, सो दैट दे डोंट हैव टू गो फॉर एनी पैनिक सेलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन डिमांड, जहां तक मैं बोलूंगा, डिमांड हर जगह हर एक चीज का, टमाटर का रहेगा, पोटैटो का रहेगा, स्पाइसेस का रहेगा, चने का रहेगा, हर चीज का डिमांड हर समय रहेगा। इसलिए कमोडिटी के भाव, एग्री कमोडिटी के भाव नेगेटिव मेरे ख्याल से नहीं आने चाहिए, कभी नेगेटिव नहीं आने चाहिए। मतलब साहब, आपको नहीं लगता कि ये एक्सचेंजेस के पास एक अपॉर्चुनिटी भी थी कि जहां पर एक्सचेंजेस फिजिकल मंडी वाला रोल भी प्ले करते तो इनको ज्यादा सक्सेस मिलती, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाते, और अपने वॉल्यूम्स, जो अभी इनके वॉल्यूम्स जो हैं 85% तक लूज हो गए, 15% ही काम बाकी रह गया, ये भी ना लूज होता। मंचंदा जी, जब 2003-4 में एक्सचेंजेस बने थे तो उसका पर्पस यही था कि कहीं ना कहीं इकोसिस्टम में स्पॉट मार्केट को इंटीग्रेट किया जाएगा। बट हमने क्या करा, सिर्फ फाइनेंशियल प्लेयर्स को पार्टिसिपेशन आई, सारे प्लेयर्स को हम इकोसिस्टम डेवलप नहीं कर पाए। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। जैसे अभी मैंने बोला, इनाम एक बहुत प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट का, इसी तरह स्पॉट मार्केट को हमारे को लिंक करने की जरूरत है। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं है अपॉर्चुनिटी कोई मिस हो गई है, बट ये सबको, ये जब इस एपिसोड ने बताया है कि हमारे को ये इंटीग्रेशन हो सकता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स बन सकती हैं, और जो इंटरमीडिएशन है काफी कम की जा सकती है। जैसे जैसे आप ऐसे सोच रहे हैं, और क्योंकि ये मैं प्रोडक्ट कमिटीज में हूँ डिफरेंट एक्सचेंजेस की, और सेबी में भी हूँ, तो यहाँ पर ये बात चल रही है, डायलॉग कंटिन्यूस चल रहा है कि कैसे एक्सचेंजेस ही कोई स्पॉट मार्केट वो करें, और ये एक्ट जो है, जो बीच में इसमें बाधा डाल रहे हैं, ये काफी क्लियर करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आने टाइम। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी आपको क्या लगता है, अब से तकरीबन 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 2020 खत्म होने तक कमोडिटी बाजार की तस्वीर, उसकी दशा और दिशा क्या रहेगी? आई सी ए ग्रेट फ्यूचर फॉर कमोडिटीज मार्केट इन इंडिया। बहुत अच्छा फ्यूचर है। थोड़े हिकअप्स जो थोड़े से हमारे को, जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो हमारी इसमें हमारे इस एपिसोड से हमने जो सीखा है, इनको अगर हम ठीक करते हैं, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को थोड़ा ठीक करते हैं। देखिए, ये हम अनफॉर्चुनेट है, हम कमोडिटीज मार्केट को एक सिक्योरिटीज मार्केट से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, और अनफॉर्चुनेट है पूरे वर्ल्ड के अंदर स्पॉट मार्केट पहले डेवलप की जाती है, उसके अराउंड डेरिवेटिव मार्केट खड़ी करते हैं। हमारे यहाँ डेरिवेटिव मार्केट खड़ी होगी, हम उसके अराउंड स्पॉट मार्केट को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहले हो जाना चाहिए था, बट अगेन प्रोग्रेशन हम सीखते रहते हैं हमेशा। और ये जो कोविड-19 है, इसने काफी चीजें हमारे को सिखाई हैं। मैं होप करता हूं कि हम सारे सीखें इससे, और ये कमोडिटी यूनिवर्स को बढ़ाएं आगे। 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा वाधवा साहब, बेस्ट कमोडिटी कौन सी लग रही है? देखिए, एग्री की बात करते हैं तो मैं कोई मार्केट एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा। मैं अगेन अपना व्यू लूंगा। देयर इज अ ग्रेट फ्यूचर फॉर कमोडिटीज मार्केट। ओवरऑल कमोडिटी मार्केट का भविष्य अच्छा है। अजितेश, एज अ कमोडिटी एक्सपर्ट, एनालिस्ट, आपको क्या लगता है, कौन सी कमोडिटी बेस्ट कमोडिटी, हॉट कमोडिटी, जिसमें अच्छे रिटर्न्स देखे जा सकते हैं? अजितेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है अजितेश से हमारा संपर्क टूट गया है। वाधवा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने काफी बातें बताई, और होप यही करते हैं कि कमोडिटी बाजार के लिए आने वाले जो महीने हैं इस 2020 के, और ना सिर्फ, और अगले जो आने वाले साल हैं, वो बेहतरीन रहें, और हर एक को इसका एक अच्छा खासा फायदा मिले। जुड़ने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।